हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB PRT की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो कि 100 नंबर की आप लोगों से पूछी जाएगी, पार्ट बी की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली PYQs मैं आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि कंटेंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। कुछ 2-4 वीडियो जो बचेंगे वो मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगी। अभी हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। तो ये 6 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है। इसके 35 क्वेश्चंस मैं पहले पार्ट में करवा चुकी हूँ। दूसरे पार्ट में अगले 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं डालूंगी तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो 35 और 30 इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे एक एक पेपर के। जो 100 क्वेश्चन वो है सिर्फ टीचिंग मैथोडोलॉजी वाले क्वेश्चन है। जर्नल पार्ट वाले क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी, 36 क्वेश्चन रहेगा। 35 क्वेश्चन पहले पार्ट में मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है? वट इज एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान पद्धति शास्त्र क्या है, ठीक है? एपिस्टेमोलॉजी क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, यूटिलिटी ऑफ नॉलेज, ऑकरेंस ऑफ नॉलेज। यानी कि क्या है? नॉलेज की थ्योरी, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यूटिलिटी ऑफ नॉलेज। तो क्या है? ये नॉलेज की थ्योरी होती है। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज के सोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है? नॉलेज, यूटिलिटी, सब कुछ आ जाएगा नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है? तो ये नॉलेज से रिलेटेड थ्योरी होती है। अब ये फिलॉसफी का पार्ट है, ठीक है? जिसमें फिलॉसफी की जो 3 मेन ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं और एक्जियोलॉजी में हम वैल्यूज एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों का डाल ही रखा है, आप लोग एक बार इस एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ लेना। इससे क्या है कि आपको चारों ऑप्शंस की क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्वे, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटरव्यूज या एंथोग्राफी, ठीक है? तो सर्वे क्या होता है इसमें? तो सर्वे में तो क्या होता है? डाटा को गैदर किया जाता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं, कंट्रोल कंडीशंस में तो होता नहीं है सर्वे। एक्सपेरिमेंटेशन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग टू ऑब्जर्व इफेक्ट्स। इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कंट्रोल सेटिंग में हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कंट्रोल्ड सिचुएशंस में, कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है। इंटरव्यू क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव डाटा को गैदर करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो एंथोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों का और कल्चर को स्टडी करना नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो एंथोग्राफी होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग समवन कुड बी थ्रू, यानी कि किसी को जानने का सबसे व्यक्तिगत तरीका क्या हो सकता है? इंट्यूशन, रीडिंग, लेक्चर या सम ऑथोरिटी। तो देखिए, सम ऑथोरिटी, लेक्चर, रीडिंग, ये तो फॉर्मल तरीके हैं, ठीक है? इंट्यूशन आपको अंदर से मतलब महसूस हो रहा है, अंदर से आपको समझ आ रही है, ठीक है? गेनिंग इनसाइट इनटू अदर्स, दूसरों के बारे में आपको एक इनसाइट, सूझ पैदा हो रही है, वो होगा, ठीक है? तो वो पर्सनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से, ये आपको टेक्नोलॉजीज दे रखी है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा में उपयोग की जाने वाली एक आम तकनीक नहीं है, कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं है? सीडीज, ग्रीन बोर्ड्स, ई बोर्ड्स, ऑडियो टेप, ठीक है? तो देखिए, सीडी का भी हम प्रयोग करते हैं बच्चों को कुछ चीज दिखाने के लिए, ग्रीन बोर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ग्रीन बोर्ड ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ई बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, ऑडियो टेप का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ग्रीन बोर्ड एक आम तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल टास्क इज टर्म्ड एज, यानी कि जो व्यवहारिक कार्य हैं, जो प्रैक्टिकल टास्क हैं, उनके लिए वैज्ञानिक ज्ञान की, यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसकी व्यवस्थित अनुप्रयोग को, कि उसका सिस्टमेटिक तरीके से हम एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, व्यवस्थित अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसको हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? यानी कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल टास्क, प्रैक्टिकल टास्क के लिए, यानी कि जो व्यवहारिक कार्य हैं उनके लिए वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवस्थित अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? तो फिलॉसफी नहीं कहेंगे। फिलॉसफी में क्या होता है? कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को स्टडी किया जाता है अबाउट एक्सपीरियंस, नॉलेज के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, सॉरी एक्सपीरियंस कह रही हूँ, एग्जिस्टेंस और नॉलेज के बारे में। टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। टेक्नोलॉजी के द्वारा चीजें बहुत आसान होगी कि आज मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही कर रही हूँ, ठीक है? कि आप घर बैठे ही सब चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साइंस क्या है? साइंस सिस्टमेटिक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड
टेस्टिंग, एजुकेशन प्रोसेस है, ठीक है, एक एजुकेशन प्रोसेस है, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशंस इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो डेमो दिया जा रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट हो, मतलब बिल्कुल क्लोज है रियल लाइफ सिचुएशंस के। तो इनमें से वो कौन किसके माध्यम से पॉसिबल है? इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, प्रोग्राम लर्निंग, सिमुलेटेड लर्निंग या एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एक्सपेरिमेंट तो कंट्रोल्ड सिचुएशंस में ही होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रोग्राम लर्निंग और इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम नहीं होगा, क्या होगा? सिमुलेटेड लर्निंग। उसको हम मतलब सिमुलेटेड लर्निंग बोलते हैं कि भाई वो लर्निंग, सिमुलेटेड लर्निंग क्या होती है? एक टीचिंग लर्निंग अप्रोच होता है जिसमें रियल लाइफ सिचुएशंस को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ताकि लर्नर की प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको बेहतर किया जा सके, वो अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सके विदाउट किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के। कि भाई जैसे मेडिकल का स्टूडेंट है, किसी ह्यूमन बॉडी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी तो उसको नहीं देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आर्टिफिशियली सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं। जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं तो पहले आपकी माइक्रो टीचिंग की या अपने मतलब स्कूलों में बच्चों को भेजा जाता है, लेसन प्लानिंग बनाना है, किस तरह से आपको पढ़ाना है, ताकि जब आप प्रैक्टिकली अब पढ़ाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो उसको सिमुलेटेड लर्निंग बोलते हैं। या पायलट्स की ट्रेनिंग हो गया, वो क्या है? वो सिमुलेटेड लर्निंग होती है, ठीक है, जिसमें जो डेमो होता है बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशंस के क्लोज होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सिमुलेटेड लर्निंग, ठीक है, सिमुलेशन लर्निंग भी हम बोलते हैं, सिमुलेशन भी बोल देते हैं। अब देखिए सिमुलेटेड लर्निंग के अलावा इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम तो वही टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन है, वो हो गया, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग में अभी आप लोगों को बताऊंगी। जो एक्सपेरिमेंट्स है वो क्या है? वो एक्सपेरिमेंट्स आर टेस्ट कंडक्टेड टू सपोर्ट और डिसअप्रूव अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट या उसको डिसअप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? देखिए प्रोग्राम लर्निंग को थोड़ा सा मैंने डिटेल में इंक्लूड कर दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको चीजें पता चलती रहे। और वीडियो के लिए मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि अभी आरआरबी टीजीटी पीजीटी का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वाला वीडियो होगा, उसमें आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? एक सेल्फ लर्निंग सिस्टमेटिक टीचिंग मेथड है जिसमें जो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है वो छोटे छोटे फ्रेम्स में प्रोवाइड किया जाता है, और जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएट फीडबैक उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल पर आधारित होता है, स्किनर इसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो 3 मेन टाइप्स हम पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स। ओवरऑल मैं बता देती हूँ, जो लीनियर होती है मतलब इसमें जो फ्रेम्स होते हैं वो एक के बाद एक, ठीक है, एक स्टेप ये है, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब एक लाइन में मिलते हैं, यानी कि फिक्स्ड स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होती है, ठीक है। जितने भी लर्नर्स है वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द रिस्पॉन्सेज, कोई भी रिस्पॉन्सेज वो दे रहे हैं उनको वही पाथ मिलता है, ठीक है। दूसरा है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इसमें जो स्टेप्स डिपेंड करते हैं लर्नर के रिस्पॉन्स पर। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया, उसका अगर उसने सही आंसर दे दिया तो वो अगले फ्रेम पर चला जाएगा, अगर उसने यहाँ पर गलत आंसर दे दिया तो उसको रेमिडियल फ्रेम्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? रेमिडियल फ्रेम्स उसको दे जाएंगे ताकि वो अपनी गलती को सुधार कर आगे करेक्ट आंसर पर, तो इस तरह से ब्रांचिंग में होगा, ठीक है, ब्रांचिंग में। इसके बाद है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग में क्या है? मास्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो डिफिकल्ट स्किल्स है उन पर किस तरह से आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, बाय ब्रेकिंग लर्निंग इनटू लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि इसमें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज में मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है लर्निंग को, और एरर फ्री लर्निंग और प्रैक्टिस पर इसमें इंफसाइज किया जाता है। जैसे लर्निंग ग्रामर रूल स्टेप बाय स्टेप वेयर ईच रूल इज प्रैक्टिस थोरोली बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, लर्निंग के सेंटेंसेस के रूल सीख रहे हैं ग्रामर में, ठीक है, तो वो एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स स्किल्स है उनमें मास्टरी हासिल करना, उस चीज पर फोकस किया जाता है। तो देखिए मोटा मोटा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है, डिटेल में इनको समझना है तो वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों की चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें से 3 करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, लेकिन एक गलत है, वो गलत वाली आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके अप्रोचेज क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स 3 सही है, एक गलत है, गलत वाली आपको बतानी है। इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ाई था। इट हेल्प्स मेकिंग टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव बनाती है, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बनाती है। इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस मोनोटोनियस, ये नहीं है भाई मोनोटोनियस से बोरिंग नहीं बनाती, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग बनाती है, मोनोटोनियस नहीं बनाती। इट इंक्रीज लर्निंग बाय कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि ये पर्यावरण को नियंत्रित करके अध्ययन को प्रोत्साहित करती है, तो ये भी करेक्टरिस्टिक है। तो कौन सी विशेषता नहीं होगी? मोनोटोनियस,
यानी कि टीचिंग प्रोसेस को मोनोटोनियस। मोनोटोनियस में क्या होता है कि बोरिंग और रेपिटेटिव एटमोस्फियर विच टेक्नोलॉजी एम्स टू अवॉइड, यानी कि जो कि टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करती है, अवॉइड करती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एडवांटेजेस ओवर मैनी अदर मेथड्स बिकॉज, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कई अन्य तरीकों से क्यों फायदेमंद होता है। भाई जो क्या फायदा होता है, क्यों फायदेमंद होता है, ठीक है। इट अलोज प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि यह उचित मार्गदर्शन की अनुमति देता है। तो इसमें गाइडेंस की हम बात करें तो यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय टीचर्स और सिस्टम, सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इट अलाउज टाइम फॉर थिंकिंग, यानी कि टाइम फॉर थिंकिंग का मतलब है डिस्क्राइब द अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, सोचने का टाइम मिल रहा है आपको। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने के लिए गुंजाइश प्रदान करता है, स्कोप प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, क्लैरिटी एंड डेप्थ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग टू अ टॉपिक, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ये संवेदी भागीदारी की, संवेदी का मतलब जो हमारी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है वो काफी मतलब बहुत वाइड है, वो उसमें हम हर तरह की अपनी सेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। हम साइट का, साउंड का, टच एक साथ हम यूज कर पाते हैं ताकि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यानी कि हमारी जो सेंसेस है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सीसीटीवी स्टैंड फॉर, यानी कि सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है। कॉमन क्लास टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लासरूम सेंटर टेलीविजन, सेंट्रलाइज क्लासरूम टेलीविजन, ठीक है। तो ये बाकी की तीन ऑप्शन गलत है, कौन सा करेक्ट होगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये जो तीन और दे रखे हैं, कॉमन क्लास टेलीविजन, क्लासरूम सेंटर टेलीविजन, सेंट्रलाइज क्लासरूम टेलीविजन, यानी कि इनका कोई तुक भी नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल टोटली इनकरेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग मेथड्स कुड बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अ फील्ड ट्रिप, यानी कि इनमें से कौन सी तकनीक सहायता युक्त अध्ययन विधि अध्ययन यात्रा के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी कि इनमें से फील्ड ट्रिप के लिए कौन सी तकनीक बेस्ट हो सकती है, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, इंटरनेट, वेब सेमिनार और इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स। तो देखिए टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब है कि भाई ऑडियो कम्युनिकेशन की बात हो रही है विद अ पर्सन एट अ रिमोट लोकेशन, ठीक है, आप फोन पे बात कर रहे हैं। तो फील्ड ट्रिप के लिए मतलब आपको कोई बता रहा है, ये है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। वेब सेमिनार का मतलब क्या होता है, वेब सेमिनार एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन कंडक्टेड ओवर द वेब, ठीक है, वेब के ऊपर एक सेमिनार टाइप का कंडक्ट हो रहा है। इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम क्या करते हैं, इसमें वर्चुअल टूर्स और सिमुलेशन होता है जो कि आपकी एक्चुअल विजिट की तरह आपको लगेगा। जैसे सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं, या वर्चुअल टूर हो गया, जैसे इसमें आपको ये लगेगा कि आप एक्चुअल में उस जगह को बिल्कुल घूम रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल वही रियल एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प अ टीचर इन इम्प्रूविंग टीचिंग, यानी कि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी किस तरह से एक शिक्षक की शिक्षण में सुधार करने में मदद करती है, मतलब टीचिंग को किस तरह से इंप्रूव करती है। यूजिंग टीएलएम इन लेसन्स, टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीएलएम का प्रयोग करना, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, और रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग मतलब ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करके अपनी टीचिंग को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को बनाए रखना। कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ संवाद करना। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करना, और फिर देखना कि जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, फिर बाद में जब देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कहाँ अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालना है कि कहाँ पर क्या कुछ कमी रहेगी, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई, यानी कि अध्ययन उद्देश्य पहचान क्या होनी चाहिए। भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। किसके कौन कौन क्या मेथड हो सकता है, अ लर्निंग आउटकम, ठीक है, द टाइम फॉर लर्निंग, इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द टीचर, मेथड ऑफ टीचिंग। तो अ लर्निंग आउटकम, यानी कि लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है, अ लर्निंग आउटकम क्या डिस्क्राइब करता है कि लेसन जब भी टीचर ने पढ़ा दिया तो उसके बाद स्टूडेंट्स को चेक करना व्हाट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द लेसन, कि भाई जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो उनको अचीव कर पाए कि नहीं, ठीक है, वो मतलब वो अचीव हुए कि नहीं, तो वो लर्निंग आउटकम के द्वारा पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने कितना ग्रास्प किया। द टाइम फॉर लर्निंग का मतलब क्या है,
ड्यूरेशन असाइन टू अ स्पेसिफिक टास्क, किसी काम के लिए कितना स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय द टीचर, टीचर जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो भी स्ट्रैटेजीज एजुकेटर टीचर के द्वारा यूज की जाती है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप लर्निंग आउटकम्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? ए, लर्निंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हाउ डज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द टीचर, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य शिक्षक की किस तरह से मदद करते हैं, ठीक है। तो कैसे मदद करते हैं? दे आर एंड व्यू ऑफ द पॉसिबल अचीवमेंट, यानी कि वे संभावित उपलब्धि के अंतिम दृष्टिकोण है। तो इसका मतलब है कि भाई जो फाइनल गोल ऑफ द स्टूडेंट की बात हो रही है, एंड व्यू ऑफ द पॉसिबल, की स्टूडेंट की पॉसिबल अचीवमेंट क्या है, टोटल की बात हो रही है, ठीक है। फाइनल अचीवमेंट या फाइनल गोल क्या रहेगा उसकी बात हो रही है। दे गिव डायरेक्शन टू द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि टोटल एंटायर एजुकेशनल सिस्टम को डायरेक्शन देना। ब्रॉडर लेवल पर एजुकेशनल एम्स की बात हो रही है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल्सो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, वे विषय वस्तु के चयन और शिक्षण सीखना गतिविधियों में भी मदद करते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में भी मदद करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है उसके सिलेक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे हेल्प टू गो बियॉन्ड द स्कूल प्रोग्राम, यानी कि वे स्कूल कार्यक्रमों से परे जाने में मदद करते हैं, यानी कि इनरिचमेंट एक्टिविटीज जो कि आउटसाइड ऑफ द करिकुलम है उनकी बात की गई है। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं? they help in the selection of the subject matter and also teaching learning activities। अब देखिए जब लेसन प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है, ये लेसन प्लानिंग से रिलेटेड चीजें हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसमें हम बात करते हैं। तो लेसन प्लानिंग क्या होता है? कोई भी जब टीचर मतलब बनने जा रहा है, बीएड कर रहा है, बीएलएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, तो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है, उसमें आप प्रॉपर तरीके से लेसन की प्लानिंग बनाते हैं कि भाई ये जर्नल ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, स्पेसिफिक टाइम ये रहेगा, ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ठीक है, कितना टाइम पीरियड रहेगा, सारी चीजें आप स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो लेसन प्लानिंग जब आप बनाते हैं तो वहां पर जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दोनों ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि भाई इस लेसन के, ठीक है, क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उस कंटेंट से रिलेटेड रहेंगे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में तो हम ओवरऑल बात करते हैं कि वो ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स होते हैं उस लेसन के, ठीक है। दे इंडिकेट व्हाट द टीचर इंटेंड टू डेवलप इन लर्नर्स इन अ जर्नल सेंस, यानी कि बच्चों में एक जर्नल सेंस को डेवलप करना उस लेसन के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कोई साइंस का टॉपिक है तो बच्चों के दिमाग में बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, उसको वो समझ पाए, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब स्पेसिफिक कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, प्रिसाइज और मेजरेबल होते हैं कि उनका, यानी कि उनका जो लर्निंग आउटकम्स है उनको आप मेजर कर सकते हैं कि भाई जो कुछ भी आपने पढ़ाया, ठीक है, क्या लेसन के एंड में उस चीज को बच्चे समझ पाए कि नहीं, लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना, ठीक है, वो लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना। तो ये क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, प्रिसाइज एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स वाले होते हैं। दे आर रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, आपने फोटोसिंथेसिस का कोई टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ाया, तो भाई लास्ट में टीचर जब पूछती है, मतलब चेक करती है, उनको कहते हैं ना गृह कार्य देना, उससे पहले 4-5 क्वेश्चंस के थ्रू टीचर चेक करती है जो भी उन्होंने पढ़ाया होता है, तो वहां से उसको पता चल जाता है जो भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि बच्चे ने कितना ग्रास्प किया, कितना उसने सीखा, ठीक है। स्टूडेंट विल बी एबल टू सोल्व टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेक्टली, ठीक है। ये क्या है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि भाई जो क्लियर स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स को भी मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ईएलटी। ईएलटी की फुल फॉर्म पूछी गई है, एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लर्निंग टाइम। तो आपका जो फुल फॉर्म होगा ईएलटी का वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, ये तो हम सब्जेक्ट पेडागोजी में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। माइकल वेस्ट्स मेथड aims at the development of dash which is an essential and silent feature of language learning। देखिए लैंग्वेज लर्निंग में उन्होंने एक मेथड की बात की है, माइकल वेस्ट ने। कौन से मेथड की बात करते हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ग्रामर स्किल्स या वोकेबलरी। तो देखिए उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फोसाइज वोकेबलरी की बात की है, ठीक है। वोकेबलरी का मतलब जितनी ज्यादा आप शब्दों को जानेंगे किसी भी लैंग्वेज के बारे में वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो वोकेबलरी पर उन्होंने एम्फोसाइज किया है।
तो आपका आंसर क्या होगा? वोकेबलरी, शब्दावली। तो देखिए माइकल वेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी इनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड बातें की हैं और लेसन प्लान की इन्होंने 5 स्टेप्स की बात की है। ठीक है, उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं लेसन प्लान में, जो कि किसी भी लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत ज्यादा एम्फोसाइज है। ठीक है, ग्रेजुअल लर्निंग और प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से 5 स्टेप इनके द्वारा बताए गए हैं? इंट्रोडक्शन, भाई हम सभी जानते हैं। उसके बाद प्रेजेंट करना, न्यू कंटेंट को प्रेजेंट करना। ठीक है, क्लियरली विद एग्जांपल्स, एसोसिएशन, यानी कि न्यू नॉलेज इज कनेक्टेड विद नोन आइडियाज टू इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि प्रीवियस नॉलेज के साथ एसोसिएट करना, कनेक्ट करना, जनरलाइज करना। ठीक है, लर्नर्स ड्राइव रूल्स और प्रिंसिपल्स फ्रॉम द प्रेजेंटेड मटेरियल, जनरलाइज करना, सामान्यीकरण करना, एप्लीकेशन, अप्लाई करना। ठीक है, लर्नर्स अप्लाई द लर्न नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और एक्टिविटीज। तो इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं लेसन प्लान के, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने इनका जो मेथड है उसको रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि माइकल वेस्ट का जो मेथड है उसको हम रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किस पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी एट द मोस्ट एसेंशियल एंड साइलेंट फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में वोकैबुलरी के डेवलपमेंट, शब्दावली का डेवलपमेंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज पर इन्होंने इंफोसाइज किया है। ठीक है, ये क्या बिलीव करते हैं कि भाई विदाउट सफिशिएंट वोकेबलरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट पॉसिबल। कोई पैराग्राफ आपको दे दिया, वो आप उसको पढ़ेंगे, शब्दों की नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वोकेबलरी पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। इनके जो मेथड है वो साइलेंट रीडिंग पर फोकस करते हैं, वेयर लर्नर्स ग्रेजुअली बिल्ड अ लार्ज स्टॉक ऑफ वर्ड्स, मतलब धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होती चली जाएगी। ग्रामर एंड राइटिंग्स आर द गिवन सेकेंडरी इंपोर्टेंस। ठीक है, वोकेबलरी को फर्स्ट इंपोर्टेंस दिया, उसके बाद ग्रामर राइटिंग को ये सेकेंडरी इंपोर्टेंस देते हैं, व्हाइल वोकैबुलरी इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, वोकैबुलरी को ये फाउंडेशन मानते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। आई होप कि इनके बारे में भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको हो गई होगी। अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट विल बी एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज मोर इजीली, लाइवली एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन लैंग्वेज इज टॉट यूजिंग द, यानी कि भाषा किसके द्वारा सिखाई जाए, किस अप्रोच के द्वारा सिखाई जाए ताकि बच्चे उसको इजीली, लाइवली और इंटरेस्टिंगली एक्वायर कर ले। ठीक है, तो कौन कौन से अप्रोच की बात की गई है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच और ट्रांसलेशन अप्रोच। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, किस पर फोकस करता है? लर्निंग द पैटर्न एंड रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है कि भाई रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ आप उस चीज को कनेक्ट करके बच्चों को चीजें करवा रहे हैं। ओरल अप्रोच मतलब आप ओरली बता रहे हैं। ट्रांसलेशन में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना टेक्स्ट को। तो देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या करता है? टीचिंग, मतलब इस अप्रोच के द्वारा लैंग्वेज कैसे सिखाई जाती है? थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड ही चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को ग्रास्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ बिग बुक इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में किसी बड़ी किताब का क्या उपयोग है? इफ द बुक इज बिग इट इज इजी फॉर द यंग लर्नर्स टू कैरी, यानी कि यदि पुस्तक बड़ी है तो युवा शिक्षार्थियों को ले जाने में आसानी होगी। तो ये तो कोई रेलिवेंट चीज है ही नहीं। ठीक है, इट हैज अ नंबर ऑफ कलरफुल पिक्चर्स टू अट्रैक्ट द लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थियों को आकर्षित करने के लिए इसमें कई रंगीन चित्र होंगे, इसलिए वो बड़ी है। इट हैज द चिल्ड्रन टू इंगेज एंड एक्टिवली डिस्कस व्हाट दे थिंक द स्टोरी इज गोइंग टू बी, यानी कि ये बच्चों को व्यस्त होने और सक्रिय रूप से चर्चा करने में मदद करता है कि वे किस बात को लेकर क्या सोचते हैं। इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, ये कई बड़े मतलब सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इट हेल्प द चिल्ड्रन टू इंगेज एंड एक्टिवली डिस्कस व्हाट दे थिंक द स्टोरी इज गोइंग टू बी, यानी कि कोई भी बड़ी बुक है, आप पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते जाओगे, आपको यही क्रेज रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, तो यही यूज है कि भाई ये बच्चों को इंगेज करती है और एक्टिवली डिस्कस व्हाट दे थिंक द स्टोरी इज गोइंग, क्या स्टोरी चल रही है, बड़ा क्रेज बना रहता है बच्चों में। ठीक है, तो उसके चक्कर में बच्चा बड़ी किताब को भी अच्छे से पढ़ जाता है। हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट ऑफ कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानात्मकता का प्रभावशाली व्याख्याता कौन है? एक्सपोनेंट कौन है? जॉन ड्यूई, अब्राहम मैस्लो, जीन पियाजे, बेंजामिन ब्लूम। तो आई होप कि आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी हमने पढ़ी है, किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे। ठीक है, तो कॉग्निटिविज्म के
इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट कौन है? जीन पियाजे, ठीक है। जॉन ड्यूई की अगर हम बात करें तो वो क्या है? एक फिलोसफर और एजुकेशनल रिफॉर्मर है जिन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस किया है। एब्राहम मैस्लो जो है, अब उनकी थ्योरी है मोटिवेशन की, जिसमें उन्होंने हायरार्की बताई है नीड्स, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं। और बेंजामिन ब्लूम की क्या है? टेक्सोनोमी है, ठीक है, टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डू चिल्ड्रन नीड टू लर्न व्हेन दे एक्वायर अ लैंग्वेज? यानी कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं, तो जब बच्चा कोई भी भाषा सीखता है तो उन्हें क्या सीखने की जरूरत होती है? फोनोलॉजी, लेक्सिकोन, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स, यानी कि स्वर शास्त्र, शब्दकोश, व्याकरण और अभ्यास। कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि भाषा बोलने में आत्मविश्वास। कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल सिस्टम टू लर्न द लैंग्वेज, यानी कि भाषा सीखने के लिए जटिल और शक्तिशाली प्रणाली, टफ वाला सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कम्युनिकेशन स्किल्स इन द लैंग्वेज, भाषा में संचार कौशल। तो देखिए सारी चीजें बच्चा बाद में सीखेगा। किसी भी लैंग्वेज को ओरली तो आप बोल लेंगे, लेकिन लिखने के लिए या कुछ भी भाषा आप सीखेंगे, कोई भी हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जो भी आप सीखेंगे, तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट्स, ठीक है, उसके जो भी फोनोलॉजी है, लेक्सिकोन है, उसका शब्दकोश क्या है, ग्रामर क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो फोनोलॉजी, लेक्सिकोन, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स। तो ये क्या है? फोनोलॉजी, लेक्सिकोन, ग्रामर, ठीक है, एक बार पता होना चाहिए। फोनोलॉजी का मतलब लर्निंग द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। लेक्सिकोन का मतलब लर्निंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ग्रामर का मतलब रूल्स, जो भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। प्रैग्मेटिक्स का मतलब लर्निंग हाउ टू यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन, ठीक है। टुगेदर दीज फॉर्म द कंप्लीट लैंग्वेज सिस्टम दैट चिल्ड्रन नेचुरली एक्वायर। ये सारी चीजें आप सीखेंगे तभी किसी भाषा को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाई इज द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनिक? यानी कि अगर बचपन में ही बच्चा दूसरी लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेता है तो वो यूनिक, अद्वितीय क्यों कहलाती है? चिल्ड्रन कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि बच्चे एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट, बच्चे पैदाइश में अपार्जन की तरह सीखते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज द सेम एज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि दूसरी भाषा अधिग्रहण पहली भाषा अधिग्रहण के समान ही है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट, यानी कि जब बच्चे बचपन में ही, चाइल्डहुड की बात हो रही है, बचपन में ही सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, तो वो यूनिक इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि बच्चों को सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरली और एफर्टलेसली उस चीज को वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया है। जैसे बचपन में ही आप बच्चों को, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, बचपन में ही अगर किसी के पेरेंट्स दूसरी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में फ्लुएंट है वो सिखा देते हैं, तो बच्चे को ज्यादा मेहनत एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली जैसे उसने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी उसी की तरह वो सेकंड भी सीख जाता है, ठीक है। तो इसलिए चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट, यानी कि जैसे मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखे उसी की तरह वो दूसरी लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेते हैं अगर बचपन में ही कोई दूसरी भाषा बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीएम? ठीक है, एसटीएम का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेक्निकल मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज, फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी, फोनोलॉजिकल स्टैंडर्ड टेंस मेमोरी, स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए नीचे के दो बिल्कुल ही गलत है, इनकरेक्ट, मतलब बिल्कुल ही कोई और दूसरी फॉर्म भी नहीं बन रही, ठीक है, वो उसकी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, और ना ही स्टैंडर्ड टेक्निकल मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। क्या है? फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, और इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो देखिए पी नहीं है इसमें, ठीक है, तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन्हीं दो में से करने की कोशिश करते हैं, तो इसका ध्यान में रखना है। फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू टेम्परेरी स्टोर एंड रिकॉल स्पीच साउंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए आपकी चीजों को टेम्परेरी लेवल पर आप रिकॉल कर पा रहे हैं उस चीज, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द एकेडमिक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज एक्सपेक्टेड इन द क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट? यानी कि क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज का एक्सपेक्टेड एकेडमिक स्टाइल क्या होगा? कक्षा संदर्भ में अपेक्षित भाषा की अकादमिक शैली क्या होगी? रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन आस्क इन द क्लास, यानी कि कक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब देना, क्या वो एकेडमिक स्टाइल होगा? लिसनिंग टू द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको सुनते रहना, ओवरलोड होना उससे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिव्यूइंग द इनपुट गिवन बाय द टीचर इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए इनपुट की समीक्षा करना, उसको रिव्यू करना। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्टेंस, डिस्कशन एंड नेगोशिएशन इन द क्लास, यानी कि पारस्परिक रुख, कक्षा में चर्चा और संवाद। तो सबसे एकेडमिक स्टाइल क्या होगा कि इंटरपर्सनल स्टेंस, ठीक है, डिस्कशन नेगोशिएशन इन द क्लास। इसका मतलब क्या है कि भाई
एक्टिव इंगेजमेंट एंड वर्बल एक्सचेंज अमंग पार्टिसिपेशन, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेगोशिएशन इन द क्लास, कक्षा में चर्चा और संवाद करना, ये बिल्कुल प्रॉपर एकेडमिक स्टाइल होगा एक्सपेक्टेड लैंग्वेज का क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, यानी कि भाव प्रदर्शक ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली मैथ से लिया गया है, मैथ की जो पेडागोजी है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। पी सैमुअल, यानी कि आपकी तो हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है। ईवीएस, ये 4-5 जो सब्जेक्ट होते हैं इनकी पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाती है, तो इनके वीडियोज में आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी के कम से कम 5-7 वीडियोज में जरूर करवाऊंगी। तो क्वेश्चन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के फादर कौन है? पी सैमुअल कनिंघम, यूक्लिड या बर्ट्रैंड रसल? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, यूक्लिड, ठीक है। पी सैमुअल की अगर हम बात करें, इनके दूसरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पी सैमुअल नोन फॉर मैथमेटिक्स, नोट डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ठीक है। कनिंघम की अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड विद टीचिंग मेथड्स, नोट ज्योमेट्री फाउंडेशन, ठीक है, टीचिंग मेथड्स के साथ उनको एसोसिएट करते हैं। यूक्लिड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ही इंट्रोड्यूस्ड ज्योमेट्री इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, ठीक है। उनका जो एक एंशियंट मैथमेटिशियन है जो अपने फेमस काम, उनका काम भी पूछा जा सकता है, किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो एलिमेंट्स, ठीक है, उनका फेमस वर्क है, उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और उनका जो फेमस वर्क है एलिमेंट्स, प्रेजेंटेड ज्योमेट्री थ्रू, इसमें डेफिनेशंस, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया है। और बर्ट्रैंड रसल क्या है, एक मॉडर्न लॉजिशियन और फिलोसोफर है। आई होप कि चारों आपको पता चल गए होंगे। तो एक के साथ जो 3 ऑप्शन और दिए होते हैं उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार ये पूछ लिया, हो सकता है दूसरी बार कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाए या इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज डन इन अ प्रैक्टिकल मैनर विच इज सिस्टमेटिकली वर्कड आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कोरस्पोंडेंस टू द अबव डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब टीचिंग प्रैक्टिकल मैनर में की जाती है, व्यवहारिक तरीके से की जाती है, तो व्यवस्थित ढंग से काम करता है, सिस्टमेटिकली वर्क होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, क्या कहता है कि विच टर्म, कौन सी टर्म इस डिस्क्रिप्शन के साथ मेल खाती है? सोशल अप्रोच, इंसिडेंटल अप्रोच, मीनिंगफुल अप्रोच या ड्रिल अप्रोच, ठीक है। सोशल अप्रोच मतलब ग्रुप इंटरेक्शन की बात हो रही है, लर्निंग कैसे हो रही है, ग्रुप के थ्रू हो रही है, ग्रुप इंटरेक्शन। इंसिडेंटल अप्रोच का मतलब क्या है कि लर्निंग दैट हैपेंस बाय चांस अलोंग साइड अदर एक्टिविटीज, मतलब बाय चांस जो लर्निंग हो जाती है, इंसिडेंटल मतलब आकस्मिक दृष्टिकोण। मीनिंगफुल अप्रोच क्या होता है, रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज मेथड दैट मेक इंफॉर्मेशन रेलिवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल तरीके से चीजें हो रही है, अर्थपूर्ण दृष्टिकोण, ठीक है, प्रैक्टिकल भी है और सिस्टमेटिकली चीजें हो रही हैं, ठीक है। और ड्रिल अप्रोच क्या है, मतलब रेपिटेटिव प्रैक्टिस की बात हो रही है फॉर मेमोराइजेशन, भाई आप किसी चीज को मेमोराइज करने के लिए बार बार उस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मीनिंगफुल अप्रोच, यानी कि जहां पर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट और अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पजल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन टीजर्स, ठीक है, यानी कि जो पजल्स हैं उनको, पहेलियों को, पजल्स को मस्तिष्क को तंग करने वाला कहा जाता है। पजल्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स की पजल है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की मैथ क्लास में भी, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो पजल होती है मैथ क्लास में भी बच्चों की हेल्प करती हैं। तो कैसे सहायता करती हैं, ओवरकम फियर ऑफ मैथ्स, यानी कि गणित के डर को खत्म कर देती हैं। डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स, छात्रों में सोच और तर्क की शक्ति को विकसित करती हैं। लर्न द प्री नंबर कॉन्सेप्ट थोरोली, यानी कि पूर्व संख्या अवधारणाओं को, जो भी प्री नंबर कॉन्सेप्ट उनको थोरोली बच्चा लर्न कर पाता है। फील गुड अबाउट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि उसको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, एक विषय के रूप में गणित के बारे में अच्छा उसको लगता है सोचना। तो देखिए क्या होगा, पजल से क्या होता है कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस बेहतर होती है, ठीक है। डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स की, इस तरह की पजल्स आप कर रहे हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो उसकी थिंकिंग और रीजनिंग पावर बेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन स्कूल्स, यानी कि स्कूलों में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, हर बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हाउ कैन अ टीचर यूज दिस इवेल्युएशन टूल फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के लाभ के लिए शिक्षक इस मूल्यांकन उपकरण का, ठीक है, ये क्या है, ये एक इवेल्युएशन का टूल है, का उपयोग किस तरह से कर सकता है, क्यों बनाए जाते हैं, टीचर की किस तरह से ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हेल्प करते हैं, टू इल्यूस्ट्रेट टू द पेरेंट्स ड्यूरिंग द पीटीएम, यानी कि जब पीटीएम होता है तो बच्चे के बारे में टीचर उसको बता सकती है, अभिभावक शिक्षक बैठक में माता पिता के
सामने सचित्र करना, मतलब उसके बारे में, बच्चे के बारे में बताना, वहां हेल्प करते हैं। टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ग्रेड्स इन द अचीवमेंट प्रोफाइल, यानी कि अचीवमेंट प्रोफाइल में उपयुक्त ग्रेड प्रदान करने में हेल्प करते हैं। टू असेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड गाइडेंस, यानी कि छात्रों के हित का आकलन करना और मार्गदर्शन देना। टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, यानी कि हर और हिज वीकनेस, यानी कि छात्रों को उनकी कमजोरी के बारे में बताना। तो देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये सिस्टमेटिक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन होते हैं किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और सोशल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ हिज और हर वीकनेस, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्रिटिकल फीडबैक, यानी कि टीचर को इससे पता चल जाता है कि भाई उस बच्चे का बिहेवियर, इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से वो लोगों के, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, सारी चीजों के बारे में टीचर को पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट को असेस कर सकती है टीचर और उसके बारे में उसको क्रिटिकल गाइडेंस, फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव द वीकनेस ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि आज के दिन में जो मैथमेटिक्स में बच्चे वीक रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स लेबोरेटरी कैन बी द बेस्ट प्लेस। भाई मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी होनी चाहिए, गणित की प्रयोगशाला होनी चाहिए जहां पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीख सकें, ठीक है। तो वो एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट प्लेस हो सकता है। डू यू फील द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या आपको लगता है कि ये सही स्टेटमेंट है? अगर सही है तो क्यों है, इसको आपको बताना है क्यों सही है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टीच ऑन रेगुलर क्लास, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत मतलब टफ लगता है उन लोगों को। एवरी स्कूल इज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश अ मैथ्स लेबोरेटरी इन द स्कूल, यानी कि हर स्कूल अपने स्कूल में, हर स्कूल अपने स्कूल में मैथ की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स एंड दे एंजॉय लर्निंग इन द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव लर्नर है और वो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में ही लर्निंग को एंजॉय करेंगे। क्या ये एक रीजन हो सकता है? द लैब सेटअप कैन प्रोवाइड स्कोप फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ माइंड एंड द हैंड विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, यानी कि जो लैब सेटअप होगा वो एक ग्रेटर स्कोप प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे के माइंड के साथ साथ उसके हाथ भी इंगेज रहें, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो उससे बच्चे का कॉग्निशन यानी कि संज्ञान जो है वो उसको फैसिलिटेट करेगा, वो बेहतर होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अगर आप मैथ्स की लेबोरेटरी स्टैब्लिश करते हैं तो बच्चा मतलब माइंड के साथ साथ, कैलकुलेशन के साथ साथ अपने हाथों का भी यूज करेगा, ठीक है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उससे कॉग्निशन, उसका जो संज्ञान है वो बेहतर होता है, उसको फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डेवलपिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज इज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ दीज वैल्यूज, यानी कि भाई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप अनडिस्टर्ब्ड एरियाज में भी डेवलप करेंगे तो वो किस तरह की वैल्यूज का आउटकम होगा, यानी कि उससे क्या होगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा, सिविक वैल्यूज, ठीक है, सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज या कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। तो किस तरह की वैल्यूज की बात होगी, एस्थेटिक वैल्यूज, यानी कि एस्थेटिक वैल्यूज किससे रिलेटेड है, एप्रिशिएशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हार्मोनी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। कल्चरल वैल्यू कल्चर से रिलेटेड है जो कि कम्युनिटीज में शेयर की जाती है, तो कल्चर, सोशल, सिविक वैल्यू नहीं होगा, कौन सा होगा, एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है, जो कि नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, यानी कि भाषा, प्रौद्योगिकी, आर्थिक प्रणाली, शिक्षा और मानव सभ्यता के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, लाइफ असिस्टिंग इन्वायरमेंट, बायोफिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि जैव भौतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट। तो क्या कहा जाता है, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट में सारी चीजें यानी कि इंक्लूड ऑल ह्यूमन मेड एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन, ये सारी किसमें आ जाएंगी, सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सोशल इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इज द मेन थीम ऑफ, अस्वीकृत, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण किसका मुख्य विषय है, इकोलॉजिक एजुकेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन या इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो किसका है ये,
इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, ठीक है। ये सारी चीजें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, रीयूज करना, रिफ्यूज करना, रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसको हम 4R के नाम से भी जानते हैं, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम्स टू टीच अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन टूवर्ड्स द प्लेनेट। इन्वायरमेंटल बैलेंस का मतलब आउटकम है, नॉट टीचिंग थीम, ये थीम नहीं है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस क्या है, आउटकम है, ये थीम नहीं है। इकोलॉजिकल एजुकेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल एजुकेशन इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म पर फोकस करता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस किसको, मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो कौन सा होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक बार पढ़ लिया करो। ये स्पेसिफिकली ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि चारों के चारों ऑप्शन और क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं ना भी एक्सप्लेन करूँ किसी क्वेश्चन में, मेरे को नहीं लगता तो मैं नहीं भी करती हूँ, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने इंक्लूड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जेस्चर्स इन माइक्रो टीचिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में जेस्चर्स, हाव भाव को किसके तहत वर्गीकृत किया जाता है। अब माइक्रो टीचिंग होती क्या है, किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या होता है, कौन कौन सी स्किल्स होती है, जिसमें मैंने 8-10 स्किल्स इंक्लूड कर रखी हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत है, मस्ट है, वो तो आपको पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर टाइम देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं मैं देखती हुई चल रही हूँ कि कौन सा नहीं करवा रखा, वो मेरे माइंड में है और उनको मैं लास्ट में आप लोगों को करवा दूंगी। तो ये जेस्चर माइक्रो टीचिंग में किस कैटेगरी, मतलब किसके तहत आएगा, किसके तहत वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग टाइप की स्किल्स है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ मोटिवेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है। क्वेश्चनिंग की स्किल में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टिमुलेशन वेरिएशन, ठीक है, तो आपका क्या होगा, स्टिमुलेशन वेरिएशन, यानी कि क्या करता है, टू मेंटेन अटेंशन सच यूजिंग जेस्चर्स, मूवमेंट, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड आई कॉन्टैक्ट, ये स्टिमुलेशन में आते हैं कि भाई आप अटेंशन को, बच्चों के अटेंशन को मेंटेन करने के लिए इस तरह के जेस्चर्स, मूवमेंट, वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव वॉइस में, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी किस में आएंगे, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में। रीइंफोर्समेंट में आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। मोटिवेशन की स्किल भी होती है, मोटिवेट करना है। क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये माइक्रो टीचिंग की स्किल से रिलेटेड है। तो देखिए सारा का सारा तो मैं डिटेल में नहीं करवा सकती, लेकिन आप लोगों को साथ साथ जहां पर मेरे को पॉसिबल लगता है वहां पर मैं इंक्लूड कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है, यानी कि एक सूक्ष्म शिक्षण, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, जिसमें जो टीचर्स हैं वो सिंगल टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। और इसमें जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है पूरा का पूरा 36 मिनट का साइकिल होता है, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे 5-6 स्टेप्स है, वो अभी मेरे को ध्यान नहीं है, आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अपने ही मतलब इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ ही लोग, आप जैसे बीएड करें 100 स्टूडेंट्स है तो 5-5, 10-10 का एक ग्रुप बना देते हैं, 5 आपके बैठे हुए हैं, एक आपको पढ़ा रहा है आपके ग्रुप में से ही, ठीक है। अपने ही साथी लोगों को आप पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वही आप लोगों को फीडबैक देते हैं ताकि आप अपनी टीचिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। एक टाइम में एक ही टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस की जाती है। मान लीजिए कभी हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उस टाइम पे आपको इंट्रोडक्शन वाली स्किल की प्रैक्टिस करवाई जाती है, कभी क्वेश्चनिंग की होती है, कभी एक्सप्लेनेशन की, कभी ब्लैक बोर्ड राइटिंग की, रीइंफोर्समेंट की, स्टिमुलस वेरिएशन की, ठीक है, स्किल ऑफ क्लोजर की, समराइज कैसे करेंगे टॉपिक को। तो ये सारी की सारी मैंने इंक्लूड कर दी है, एक बार आप लोग पढ़ लेना, डिटेल में बता भी दिया है मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर एलिमेंट्स इन सोशल स्टडीज करिकुलम इज गिवन बाय, यानी कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मूल तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। सोशल स्टडीज करिकुलम के कोर एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। एनपीई 1986, एनसीएफ 2005, एससीएफ 2011, एनसीईआरटी। तो किसके द्वारा बात की गई है, देखिए ये जो किसकी बात हो रही है, सोशल स्टडीज के कोर एलिमेंट्स, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है, एनपीई 1986 में इसकी बात की गई थी। यानी कि ये जो कोर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है इंक्लूडिंग सोशल स्टडीज, उसमें सोशल स्टडीज भी इंक्लूड है। कोर एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट की बात नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 में की गई थी, ठीक है। तो इसमें बात की गई है और एनपीई 1986 इज अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दैट प्रपोज्ड अ कोर करिकुलम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो कोर एलिमेंट्स, कोर करिकुलम की बात एनपीई 1986 में की गई थी। एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो वो लेटर फ्रेमवर्क है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पर फोकस करता है। एससीएफ 2011 स्टेट लेवल करिकुलम फ्रेमवर्क है और एनसीईआरटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, दैट प्रिपेयर्स द मटेरियल बेस्ड ऑन दीज पॉलिसीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इंपोर्टेड इनटू द स्कूल, यानी कि दिस वाज स्टेटेड बाय, यानी कि एक परियोजना जो है, एक प्रोजेक्ट जो है वास्तविक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती है जिसे स्कूल में आयात किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है और स्पेसिफिकली मैथ से रिलेटेड है। मैथ की पैडागोजी में आप इसको पढ़ेंगे। जे स्टीवेंसन, किलपैट्रिक, बेलार्ड, जॉन ड्यूई। तो किसके द्वारा बात की गई है? बेलार्ड। ये डेफिनेशन है, ये एज इट इज किसके द्वारा बात की गई है? बेलार्ड के द्वारा। ठीक है, बेलार्ड क्या कहते हैं? हु यूज द स्पेसिफिक फ्रेज अबाउट इंपोर्टिंग रियल लाइफ इनटू द स्कूल। ठीक है, अब बेलार्ड के अलावा जो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनकी भी डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कभी किलपैट्रिक की पूछ ली जाए, स्टीवेंसन की पूछ ली जाए। तो बेलार्ड की तो डेफिनेशन यही है, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इंपोर्टेड इनटू द स्कूल। ठीक है, ही व्यूड प्रोजेक्ट एज अ वे टू ब्रिंग ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इनटू द क्लासरूम। किलपैट्रिक जो पूछा गया है ऑप्शन बी में है, वो क्या कहता है? डिफाइंड अ प्रोजेक्ट एज अ होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रीसीडिंग इन अ सोशल एनवायरमेंट। ये डेफिनेशन किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। और स्टीवेंसन क्या कहते हैं? डिफाइंड इट एज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू अ कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जॉन डीवी क्या करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। ठीक है, बट दिस कोटेशन इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू हिम। ठीक है, तो जॉन डीवी से इनका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन बेलार्ड के अलावा किलपैट्रिक और स्टीवेंसन की भी डेफिनेशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको चीजें ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अ मॉडल और अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, यानी कि पृथ्वी की सतह के एक मॉडल या त्रिआयामी निरूपण को क्या कहा जाता है? ठीक है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, अर्थ का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वो क्या होता है? ग्लोब, मैप, एटलस या चार्ट। तो हम सभी जानते हैं क्या होता है? ग्लोब होता है, 3D मॉडल होता है दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द अर्थ स्पेस एंड फीचर्स। ठीक है, मैप क्या होता है? 2D या फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ सरफेस का। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस मैप्स बाउंड इनटू अ बुक। चार्ट्स क्या है? स्पेशलाइजेशन मैप्स और डायग्राम्स यूज्ड फॉर नेविगेशन और डाटा। ठीक है, तो आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्या होगा? ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज अंडर विच डोमेन, यानी कि मूल्यांकन ज्ञान के उच्चतम चरण किस डोमेन के अंतर्गत आता है? ठीक है, मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात हो रही है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, उनके भी सब डोमेन्स हैं। तो जो इवैल्यूएशन है वो किसमें आता है? कॉग्निटिव डोमेन का लास्ट पार्ट होता है, सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है कॉग्निटिव डोमेन की। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो कॉग्निटिव डोमेन है इसकी सब स्टेजेस क्या होती है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब इसको रिफाइन भी किया गया था, रिवाइज मतलब रिफाइन क्या किया गया था? 2000 मतलब स्टार्टिंग में यही थी, उसके बाद रिवाइज किया गया था। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन की जगह कोई दूसरा वर्ड है, रिकॉल करके है या कुछ भी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि रिवाइज वाली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कि कॉग्निटिव डोमेन में जो लास्ट वाले हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, ये आप देख लेना। तो आपका आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यानी कि 35 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। अब इसी पेपर का जो अभी चल रहा है 2018 शिफ्ट 1 का 6 अक्टूबर का जो पेपर चल रहा है उसके 30 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दिया करो ताकि मेरा चैनल भी सर्च इंजन में आ जाए।